बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंटिंग हेड्स को आइडेंटिफाई करना और उनके मूवमेंट्स को देखा था, और उसके लिए हम लोग अपनी स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व कर रहे थे। एंड इन टोटल हम लोगों ने 9 ट्रांजैक्शन सॉल्व कर ली थी, ऐसे ही था। चले नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन बस जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि इनमें कौन कौन से हेड्स वगैरह इन्वॉल्व हैं और उनकी मूवमेंट्स क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि हम बेसिकली ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं। 10th ट्रांजैक्शन देखें, लिखा है पेड अ क्रेडिटर पेशावर एंटरप्राइजेज बाय कैश। तो इसमें जो हमारे पास हेड इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक हमारे पास मौजूद है हमारा क्रेडिटर पेशावर एंटरप्राइजेज, एंड द सेकंड वन इज, अब इसको क्या ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्रेडिटर पेशावर एंटरप्राइजेज को जब हम लोग पे कर देते हैं तो इसमें इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज है। और कैश की वैल्यू डिक्रीज। एनी इशू? नेक्स्ट वन इज बॉट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम लाहौर लिमिटेड। ऑन क्रेडिट से मुराद होता है उधार पर लेना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग गुड्स नहीं ले रहे उधार पर। बॉट ऑफिस मशीनरी मींस दैट हम लोग अपना एक फिक्स एसेट्स उधार पर लेने जा रहे हैं। तो एक हेड तो हमारे पास शामिल हो जाएगा हमारा ऑफिस मशीनरी। एसिड के तौर पर, और दूसरा उधार पर है तो लाजमी बात है फ्यूचर में जाकर मैंने पे करना है। तो आज ये मेरी लायबिलिटी बन रहा है, और ये लायबिलिटी किस नेम से बनेगा? अकाउंट पेएबल। आप इसको ट्रेड पेएबल नहीं कह सकते, आप इसे कहेंगे अकाउंट पेएबल। अब अगर आपको पता है कि वो पेएबल कौन है, किसको हम लोगों ने पे करना है, तो फिर उसका नाम लिखो। जैसे अब यहां पर उन्होंने बता दिया लाहौर लिमिटेड, तो हम लोग लिखेंगे अकाउंट पेएबल टू लाहौर लिमिटेड। अगर इन केस यहां पर लाहौर लिमिटेड भी ना होता, नाम ना होता, तो हम लोग लिखते अकाउंट पेएबल फॉर ऑफिस मशीनरी। सिर्फ अकाउंट पेएबल नहीं लिखना, उस पेएबल की आगे रीजन बतानी है कि वो पेएबल क्यों बना। अगर एसिड का पता है तो लिखें फॉर एसिड, जैसे ऑफिस मशीनरी। लेकिन अगर पता है कि वो ऑफिस मशीनरी किससे परचेज की है, तो आप लोग लिखोगे अकाउंट पेएबल टू लाहौर लिमिटेड। ऑलराइट, आप लोगों ने एक ऑफिस मशीनरी परचेज की, तो उसमें चेंज क्या आएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? एसिड इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे पास हमारा अकाउंट पेएबल, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑल क्लियर? Yes, sir. The 12th is the proprietor paid a creditor Laya Enterprises from his private funds। अब एक क्रेडिटर लया इंटरप्राइजेज बिजनेस की लायबिलिटी थी, बिजनेस ने नहीं पे की, बिजनेस ऑनर ने जाकर अपने पर्सनल फंड से पे की है, लेकिन लायबिलिटी तो कम हुई है ना। Yes, sir. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखोगे अपनी लायबिलिटी क्रेडिटर लया इंटरप्राइजेस। इसको पे कर लेने के बाद हमारी लायबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों, कैसे डिक्रीज हुई? क्या हमने अपना कैश पे यूज किया, मतलब बिजनेस ने? नहीं, बिजनेस ने कहां से ये कैश अरेंज किया? बिजनेस ऑनर से। और अगर बिजनेस ऑनर बिजनेस में किसी भी किस्म का आपने अपने कैश का इनफ्लो करवाता है तो वो हमेशा कैपिटल, और कैपिटल की वैल्यू में इंक्रीज आ जाएगा। ये बात क्लियर? मतलब प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो भी कैपिटल कहलाती है। लेकिन अगर बिजनेस की कोई लायबिलिटी बिजनेस ऑनर अपने पर्सनल फंड से पे कर देता है, वो भी कैपिटल कहलाएगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज अच्छा इस्लामाबाद लिमिटेड पेड अस
इन कैश। एक डेटर ने पे किया हमें, तो एक तो हमारे पास हमारा अपना डेटर शामिल हो जाएगा। फर्स्ट हेड इज डेटर इस्लामाबाद लिमिटेड, एंड द नेक्स्ट वन इज कैश। हमारे डेटर ने हमें पे किया, तो हमारे कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और हमारा डेटर, हमारा रिसीवेबल, अब हमारा रिसीवेबल नहीं रहा, कम हो जाएगा। राइट? मजे की चीजें हैं ना। रीपेड पार्ट ऑफ अ लोन फ्रॉम कोयटा बैंक बाय चेक। अच्छा देखिए, पार्ट ऑफ अ लोन मतलब टोटल लोन नहीं, उसका कुछ हिस्सा। लेकिन लोन तो रीपे हुआ ना, और लोन लिया किससे था? कोयटा बैंक से। तो एक हमारी वो एक किस्म की लायबिलिटी है। अगर हम लोग लोन ले चुके थे और अब हम लोग पे करने जा रहे हैं, तो हम लोग अपनी लायबिलिटी पे करने जा रहे हैं, लायबिलिटी को सेट ऑफ करने जा रहे हैं। तो ये हेड हमारे पास बनेगा। द फर्स्ट वन इज लोन, लायबिलिटी के तौर पर आएगा लोन फ्रॉम कोयटा बैंक। इसको जब पे कर देंगे, चाहे कुछ भी अमाउंट पे करें, लेकिन लायबिलिटी तो कम होगी। सपोज मैंने 1 लाख रुपए लिया हुआ था और उसमें से मैं 30,000 रुपए पे करने जा रहा हूं, लेकिन अब क्या लायबिलिटी 1 लाख की रहेगी? क्या 130 हो जाएगी? कितनी? तो डिक्रीज हो गई। कैसे पे किया? चेक। तो सेकंड वन चेक लिखूं? नहीं, जब चेक की बात आएगी हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक। तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। बात क्लियर? Yes, sir. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज रिटर्न सम ऑफ ऑफिस मशीनरी तो लाहौर लिमिटेड। बताएं भाई क्या आएगा, जल्दी बताएं। लाहौर लिमिटेड कौन है? लाहौर लिमिटेड कौन है? साथ वाले भाई बताएं जी। क्या कौन है लाहौर लिमिटेड? जिसको पे करना है, क्या कहूंगा इसको? अकाउंट पेएबल। ओके, लायबिलिटी है जी। ऑफिस मशीनरी हमारा एसेट है। ओके, इंक्रीज डिक्रीज, क्या चेंज आएगा जी? लायबिलिटी डिक्रीज होगी। कौन सी लायबिलिटी? अकाउंट पेएबल टू लाहौर लिमिटेड डिक्रीज होगा, और मशीनरी इंक्रीज नहीं होगा। वापस करने जा रहे हैं, डिक्रीज होगा। द फर्स्ट वन इज ऑफिस मशीनरी। देखिए, इससे पहले लाहौर लिमिटेड से हम लोगों ने पे की, ये मशीनरी परचेज की थी। अब उसमें से मे भी कुछ मशीनरी डैमेज है, तो हम उसको वापस करने के लिए जा रहे हैं। तो ऑफिस मशीनरी अकाउंट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, अगर सपोज मैंने उसे 5 लाख रुपए की मशीनरी ली और 1 लाख रुपए की मशीनरी वापस करने जा रहा हूं, तो भी मेरी लायबिलिटी में डिक्रीज आएगा। तब मैं उसे 5 लाख रुपए नहीं पे करूंगा। कितने पे करूंगा? 4 लाख रुपए जाके पे कर दूंगा। तो लायबिलिटी जिस नेम से ओरिजिनली आप लोगों ने रिकॉर्ड की थी, रिटर्न के टाइम पर भी उसका नेम सेम रहेगा। आप उसके नेम को नहीं चेंज कर सकते। तो हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया था अकाउंट पेएबल टू लाहौर लिमिटेड, तो यहां पर भी आ जाएगा अकाउंट पेएबल, और लायबिलिटी में डिक्रीज। एनी इशू? नेक्स्ट वन इज और डेटर कराची पोर्ट pays us by check जी, ब्लैक सूट।
क्या आएगा? जी, क्या कहा है आपने? द फर्स्ट हेड इज डेटर। अच्छा, सिर्फ कराची पोर्ट भी नहीं लिख देना, उसके साथ डेटर का वर्ड लिखा करें। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल या डेटर। अच्छा, जैसा वर्ड वो यूज करे आप वैसा वर्ड यूज करो। क्या उसने ट्रेड रिसीवेबल कहा? क्या? तो हम भी डेटर यूज करेंगे। ओके, डेटर कराची पोर्ट। एंड नेक्स्ट वन इज कराची पोर्ट ने हमें पे कर दिया, तो इसके बैलेंस में डिक्रीज आएगा। और बैंक के थ्रू पे किया तो हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? द नेक्स्ट वन इज, हाँ भाई, ब्लैक सूट। आप बताएं, पढ़ें क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। जी बताएं क्या कुछ आएगा इसमें? एक बैंक आएगा, दूसरी इनकम आएगी। किस नेम से आएगी? इंटरनेट नहीं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम। शाबाश, गुड। क्या इंक्रीज डिक्रीज आएगा? जी, एसिड बैंक इंक्रीज हो जाएगा। शाबाश। अदर इनकम, जिसको हम लोग इंटरेस्ट इनकम कह रहे हैं, बेसिकली तो अदर इनकम की कैटेगरी में जाएगा ना, लेकिन अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगा, तो उसमें भी इंक्रीज आ जाएगा। शाबाश, वेल डन, बजाओ तालियां। बैंक एंड इंटरेस्ट इनकम। बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया। ये उस टाइम पे होता है जब हम लोगों ने ना बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ होता है। हम लोगों ने अपना पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट के तौर पे जाके रखा हुआ होता है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं हमारे। तो हमें हमारे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता है। बैंक वाले अगर हमें इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट इनकम कहलाती है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है और उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूं, है वो भी इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाएगा वो फिर। ऑलराइट, अब जहां पर देखें तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिसीव किया। अच्छा, जब इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिलता है तो वो कैश के फॉर्म में नहीं मिलता, उन्होंने भी आपके बैंक अकाउंट में ही जाके डिपॉजिट करना होता है, तो आपके बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। राइट, और इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हो गई। द नेक्स्ट वन इज, जी ये व्हाइट सूट, आप बताएं। ओके, ओके, गुड। What goods is known as purchases? परचेजिस में इंक्रीज आएगा। अब ये परचेजिस ऑन क्रेडिट है, तो जिन पर्सन से, जिन सप्लायर से हम लोग गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं, उन्हें कहा जाता है क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल। तो हम लोग साथ में लिखेंगे क्रेडिटर, और इधर साथ में बताएंगे कि क्रेडिटर है कौन? अरसलान ट्रेडर। अब जब उधार पर इनसे चीजें ली, पहले मैंने अरसलान ट्रेडर्स के पैसे नहीं देने थे, या मे भी देने हो, लेकिन अब परचेज के सब और ज्यादा देने हैं, तो ये लाइबिलिटी में इंक्रीज आ जाएगा। बात क्लियर? बात क्लियर? आपके 10 मिनट रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। अमजद इंटरप्राइजेज, बताओ। हम्म, अच्छा,
ये क्या रिटर्न गुड्स से कैसा पता चला परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्यों नहीं? क्योंकि सप्लायर है, ठीक है, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। और अगर यहाँ पे होता है रिटर्न गुड्स बाय कस्टमर तो फिर सेल्स रिटर्न। शाबाश, गुड। परचेज रिटर्न है एक हमारे पास। आगे ट्रेड पेएबल है। ओके, क्या नाम? ठीक है, क्रेडिटर अमजद इंटरप्राइज। क्या इंक्रीज डिक्रीज आएगा? परचेज रिटर्न में डिक्रीज आएगा, परचेज रिटर्न में डिक्रीज आएगा। नहीं, परचेज रिटर्न में डिक्रीज नहीं आएगा। पहले मेरी परचेज रिटर्न थी ही नहीं, अब मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए 10,000 रुपए। अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास 10,000 रुपए की परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न में इनके, हाँ, जो गुड्स मेरे पास रखी थी गुड्स में डिक्रीज आएगा, लेकिन मैं उस गुड्स इन्वेंट्री की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ परचेजेस रिटर्न की। तो परचेजेस रिटर्न में इंक्रीज है कि इससे पहले मैंने कभी कोई रिटर्न नहीं किया था, लेकिन अब मैंने 10,000 रुपए की गुड्स रिटर्न कर दी है, तो परचेजेस रिटर्न इंक्रीज हो जाएंगी और साथ में क्रेडिट डिक्रीज होगा। पक्की बात है? क्लियर है ये बात? परचेज रिटर्न का जो बैलेंस है, देखिए भाई, गुड्स लाजमी बात है हमसे कम हो रही होती है, ये बात सच्ची है, लेकिन जो परचेज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं परचेज रिटर्न की, इससे पहले आप लोगों के पास कहीं पे कुछ भी परचेज रिटर्न के तौर पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि आपके परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और साथ में परचेज रिटर्न करने से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, sold goods to Habib Mall on credit. Creditor Habib Mall. Wow. जी बोलें। जी, कौन से हेड शामिल हैं इसमें? डेटर किस नेम से? Habib Mall. And the next one is sales. डेटर के बैलेंस में इंक्रीज आएगा, गुड, क्योंकि अब ये मेरा रिसीवेबल है। एंड सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, शाबाश, गुड। सब बच्चों को सही से समझ आ गई? जी बताएं। लिखा हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, क्या होंगी? एक सेल्स रिटर्न हो जाएंगी, शाबाश। रिसीवेबल होंगे, मतलब रिसीवेबल का सेकंड नेम डेटर। किस नेम से आ रहा है डेटर? किस नेम से? रिजवान स्टोर से, हाँ जी। सेल्स रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में सुनाई नहीं दिया, डिक्रीज होगा, सेल्स रिटर्न में डिक्रीज होगा। रिटर्न में इंक्रीज आएगा, सेल्स रिटर्न में इंक्रीज आएगा। ये बिल्कुल वही परचेज रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है भाई। इससे पहले मेरे किसी भी कस्टमर ने मुझको सेल्स रिटर्न नहीं की हुई थी, लेकिन रिजवान स्टोर ने आके सेल्स रिटर्न कर दी। पहले मैं किसी को नहीं बता सकता था कि मेरी सेल्स रिटर्न है,
अब मैं बता सकता हूं मेरी सेल्स रिटर्न है। ओके, सेल्स देखो, नेट सेल्स के बैलेंस में डिक्रीज आएगा, वो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने नहीं देखा, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी बात करें तो हम लोगों ने इसको सेल्स से अलग लिखा हुआ है, हम अपनी सेल्स का पार्ट अभी इसको नहीं बना रहे। तो हमारी सेल्स रिटर्न अलग से रिकॉर्ड होती है, हमारी सेल्स अलग से रिकॉर्ड होती है। अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करें तो सेल्स कम हो जाएंगी। कि सपोज मैंने 100 रुपए की उसको गुड्स सेल की थी, तो मैं कह रहा था मेरी सेल्स 100 रुपए की है, लेकिन उसने 20 रुपए की आके रिटर्न कर दी। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी सेल्स 100 रुपए की है? कितने की? लेकिन यहाँ पे मैं 80 की बात ही नहीं करता, मैं सेल्स को 100 पे रख रहा हूँ और साथ में सेल्स रिटर्न एक न्यू चीज एंटर कर रहा हूं और वो 20 रुपीज के साथ है। तो सेल्स रिटर्न 20 रुपीज वो हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस इंक्रीज होगा, साथ में हमारा रिसीवेबल डेटर डिक्रीज हो जाएगा। सबको क्लियर? ये लास्ट में फीमेल स्टूडेंट। जी, इतना इजी आ गए? ऑनर्स ने ड्राइंग की है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्या कुछ लिखूं यहां? ड्राइंग्स एंड कैश। ड्राइंग्स ड्राइंग्स डिक्रीज होंगी, ड्राइंग्स तो इंक्रीज होंगी ना। ड्राइंग्स का बैलेंस इंक्रीज ही होगा और साथ में कैश, और कैश का बैलेंस डिक्रीज हो। ऑल राइट? अच्छा, अब ये सारी ट्रांजेक्शन सब बच्चों को समझ आ गई? सबको समझ आ गई? गुड। बहुत से बच्चों ने तो सुकून का सांस लिया, शुक्र है ट्रांजेक्शन खत्म हो गई। है ना ऐसे बच्चे? अच्छा, अब देखिए हम लोगों ने ना ये जो अकाउंटिंग की बात करें ना, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास 5 अकाउंटिंग हेड हैं, और वो 5 अकाउंटिंग हेड कौन कौन से हमारे पास? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। और अब एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना वो ड्राइंग्स को भी साथ में लेकर आ जाते हैं कि आप लोग ड्राइंग्स को भी अपने साथ रखो। मतलब 6 चीजों के बारे में बात करते हैं, हम 6 चीजों के बारे में नहीं बात करते, हम बात करेंगे 10 चीजों के बारे में जिनकी हम लोगों ने डेफिनेशंस बनी थी। और वो 10 चीजों में 6 चीजें ये खुद हैं, लेकिन उसके साथ एडिशन के तौर पर हम लोग सेल्स रिटर्न, परचेजेस हम इनकी भी साथ में बात करते हैं। तो ये टोटल हम लोग 10 चीजों के बारे में पहुंचे। उन्होंने इन 4 चीजों को ना बाकी हेड्स के साथ जाकर मर्ज कर दिया, इसलिए अलग से बात नहीं करते। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो सारी चीजें। अब हमारे पास टोटल 10 चीजें कौन कौन सी हैं अकाउंटिंग हेड्स जिनको हम लोग कह रहे हैं? वो हमारे, देखें, अगर आपसे अकाउंटिंग के क्वेश्चन में पूछा जाए अकाउंटिंग हेड्स, तो आपने 5 ही बताने। ऑलराइट, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इन 5 को 10 में डिवाइड किया और यही कॉन्सेप्ट एंड तक रहेगा। क्लियर? कौन कौन सी है हमारे पास? कैपिटल से स्टार्ट लिया करें, क्योंकि ऐसे नहीं आ सकते जब तक ये कैपिटल ना हो, बिजनेस के बाद पैसा ना हो। कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज। अब परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम, ड्राइंग्स। ऑलराइट, सीक्वेंस के साथ चलोगे तो ये 10 के 10 याद रह जाती हैं। देखिए, सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं। कुछ एसेट्स उधार पर आ जाते हैं तो लायबिलिटीज बन जाती है। एसेट्स के साथ साथ अब जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जिनमें हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, वो गुड्स परचेज करो, उनमें से कुछ डैमेज थी तो हमने रिटर्न कर दी। अब वो जो गुड्स हमने परचेज की थी उसको सेल करो, वहां से हमारे कस्टमर ने डैमेज गुड्स हमें रिटर्न कर दी, सेल्स रिटर्न। इन सेल्स को करने के लिए मैंने एक्सपेंसेस किए, तो मेरे पास अदर इनकम भी बनी,
जब इनकम बन गई तो ड्राइंग्स करूंगा। ऑलराइट, 10 के 10 याद हो गए। क्लियर? सुनाना। कैपिटल। हम्म हम्म शाबाश। क्या? क्या? शाबाश। एक्सपेंस कर दो। हाँ, अदर इनकम, ड्राइंग्स हो गए पूरे? कोई रहता है? टाइम हो गए? अच्छा, अब इनको हम लोगों ने दो हेड्स में डिवाइड कर, दो ग्रुप्स में डिवाइड, हेड में नहीं, इन 10 हेड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन तरीके से जरा सुनिएगा। ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? ग्रुप ए एंड बी आप ऐसे समझें जैसे मेल एंड फीमेल, एक दूसरे के अपोजिट। ग्रुप ए एंड बी एक दूसरे के अपोजिट है। किस तरह से? अब अगर हम लोग ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए का एलिमेंट हमारे पास है एसिड। तो एसिड्स का उलट क्या होता है? तो लायबिलिटी ग्रुप बी का एलिमेंट बन जाता है। एसिड ग्रुप ए का एलिमेंट, एसिड्स का उलट लायबिलिटी हो जाएगा परचेजेस। ग्रुप ए का एलिमेंट तो परचेजेस का उलट सेल्स। शाबाश, ये ग्रुप बी का एलिमेंट बन गया। अब इनके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो अगर परचेजेस ग्रुप ए का एलिमेंट है तो परचेज रिटर्न उसका उलट होता है, तो वो कहां पे जाएगा? ग्रुप बी में। तो सेल्स रिटर्न कहां जाएंगी? ग्रुप ए में आ जाएंगी। एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसेस का उलट अदर इनकम। सेल्स भी आपकी इनकम ही होती है, लेकिन सेल्स को और अदर इनकम को अलग अलग डिस्टिंग्विश करना है आप लोगों ने, दोनों को मर्ज नहीं कर देना। अदर इनकम को अपने रेवेन्यू सेल्स का पार्ट नहीं बनाना। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में आप लोग इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे थे, आप उसको अपनी सेल्स का पार्ट नहीं बना सकते, उसको अलग से जाके रिकॉर्ड किया था। क्लियर? इसलिए इसको डिस्टिंग्विश भी अलग से किया करें। नेक्स्ट देखें, कैपिटल। कैपिटल ग्रुप बी का एलिमेंट एंड ड्राइंग्स। अच्छा, अब देखिए ये 10 चीजें पूरी हो गई, ये 10 ही याद रखनी, और पूरी अकाउंटिंग सिर्फ यही है कि हर किस्म के बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर इन 10 में से कोई सी एक चीज, या मतलब दो हेड आइडेंटिफाई कर रहे होते हो तो इन्हीं में से ही कोई ना कोई हेड आपके पास शामिल है। ऐसे ही है ना? अभी जो एग्जांपल आपने की, क्या इनके अलावा कोई और चीज उसमें शामिल थी? एक पूरी बिजनेस एंटिटी। अब क्या करना है, ग्रुप ए के कौन कौन से एलिमेंट्स आपके सामने आए? एसेट्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग। और ग्रुप बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? शाबाश, लायबिलिटीज, सेल्स, परचेज रिटर्न, अदर इनकम एंड कैपिटल। ऑलराइट। अच्छा, इनमें से किसी एक को याद रख लो ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद है। किसी एक को याद रख लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, मतलब उनके उलट बोलते जाएं तो दूसरा ग्रुप आपके पास बनता जाए। तो आपने किसी एक ग्रुप के ऊपर फोकस रखना। ये जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनको कहा जाता है डेबिट नेचर अकाउंट। ग्रुप ए के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं डेबिट नेचर।
and group B elements are known as credit nature. आपके एमसीक्यूज में आपसे ये पूछा जा सकता है which of the following is a debit nature account, मतलब बाकी तीन क्रेडिट नेचर वाले होंगे, कोई सा एक होगा जो उन्होंने डेबिट नेचर दे देना है। जैसे कि आप लोगों के पास हो सकता है अदर इनकम, साथ में आप लोगों के पास सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, तो आंसर क्या आएगा? परचेज रिटर्न। ऐसे ही है? नहीं, सेल्स रिटर्न, डेबिट नेचर अकाउंट सेल्स रिटर्न के तौर पे चला जाएगा। तो इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है which of the following is a credit nature account, which of the following is not a credit nature account, which of the following is not a debit nature account। तो अब आप लोगों को पता हो कि ग्रुप ए के एलिमेंट्स की नेचर डेबिट होती है। जैसे हम लोग कहें ना कि भाई हम लोग मेल हैं, ये फीमेल्स हैं, तो ये अपनी अपना जेंडर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। इसी तरह से इधर मेल फीमेल नहीं कहेंगे, इधर क्या कहेंगे? ग्रुप ए के एलिमेंट्स डेबिट नेचर एंड ग्रुप बी के एलिमेंट्स क्रेडिट। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर? क्यों? ये चीज आती है इनकी मूवमेंट के ऊपर कि इनको डेबिट नेचर या क्रेडिट नेचर क्यों कहा जा रहा होता है, वो आता है इनकी मूवमेंट के ऊपर। और ये नेचर आइडेंटिफाई होती है इन हेड्स में इंक्रीज की वजह से, कि अगर इनमें हमारे पास आया इंक्रीज, अगर इनमें आया इंक्रीज तो ये अपनी नेचर के मुताबिक चले। अगर इनमें आए इंक्रीज तो ये अपनी नेचर के मुताबिक चले। क्या मतलब? ग्रुप ए के एलिमेंट्स में इंक्रीज डेबिट हो जाएगा और ग्रुप बी के एलिमेंट्स में इंक्रीज क्रेडिट। क्लियर? अगर इनमें इंक्रीज है तो ये अपनी नेचर के मुताबिक चलेंगे। इंक्रीज इन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप ए, ये कहां जाएगा हमारे पास? डेबिट। और अगर इंक्रीज आता है ग्रुप बी के एलिमेंट्स में तो अब क्या जरूरी है कि इनमें सिर्फ इंक्रीज ही आना चाहिए? अब जैसे एसिड्स हैं, एसिड्स में आप लोगों ने देखा कि आपके पास इंक्रीज भी आ रहा था, आपके पास डिक्रीज भी आ रहा था। तो ऐसे एसिड्स जिनमें इंक्रीज आ रहा हो वो कहलाएंगे डेबिट, डेबिट साइड पे वो चले जाएंगे। और जिनमें आ जाए हमारे पास डिक्रीज वो उलट हो जाएंगे। डेबिट नेचर है तो क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट नेचर है तो, लेकिन इनकी नेचर को आइडेंटिफाई इंक्रीज की वजह से करना है, डिक्रीज की वजह से नहीं करना। आपने ये देखना है कि अगर इनमें इंक्रीज आए तो ये कौन सी साइड पे जाएंगे? डेबिट साइड पे जाएं तो ये डेबिट नेचर कहलाते हैं, क्रेडिट साइड पे जाएं तो ये क्रेडिट नेचर कहलाते हैं। गॉट इट? अच्छा, ये डेबिट और क्रेडिट कुछ भी और नहीं है सिवाय इसके कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। बस मतलब हम लोग कहते हैं ना कि राइट हैंड साइड, अकाउंटिंग में हम लोग राइट हैंड साइड नहीं कहते, अकाउंटिंग में हम लोग उसको क्रेडिट साइड कहते हैं। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है अकाउंटिंग में हम उसको डेबिट साइड कहते हैं। ओके, ये सिर्फ दो साइड्स हैं एक अकाउंट की, कि आपने उस एलिमेंट को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है या अपनी राइट हैंड साइड, बस इतना सा फर्क है। अच्छा, आपने डेटर और क्रेडिटर को डेबिट और क्रेडिट से अलग रखना है। डेटर इज नॉट डेबिट एंड क्रेडिटर इज नॉट क्रेडिट। डेटर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको हम लोगों ने क्रेडिट पर गुड्स सेल की हुई हैं और उससे अमाउंट रिसीव करनी है, वो डेटर कहलाता है। जबकि डेबिट क्या है? सिर्फ एक अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट, बात क्लियर हो गई? डेबिट क्रेडिट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि आप जब उनको रिकॉर्ड करने लगो तो उसको लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करना है या राइट साइड पे रिकॉर्ड करना है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अकाउंटिंग में हम लोग जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको डेबिट साइड,
जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको क्रेडिट साइड। बात क्लियर हो गई? तो मतलब अगर हमारे पास एसिड्स में इंक्रीज आता है तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे, एसिड्स में डिक्रीज आता है तो उसको राइट हैंड साइड पे लिख लेंगे। इसी तरह से लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज है तो राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और अगर लायबिलिटीज में डिक्रीज है तो डेबिट साइड पे जाके लिख देंगे। बात क्लियर हो गई? कोई इशू? अच्छा, अब जो हम लोगों ने ये पढ़ा, ये बात क्लियर है ना सब बच्चों को? अब जो हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा, अब इसमें हम लोगों ने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन डेबिट पे है और कौन क्रेडिट पे। अच्छा देखिए, आप लोगों ने हेड्स को आइडेंटिफाई किया, क्या मुश्किल काम था? अच्छा, आपने इनकी मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, क्या मुश्किल काम था? पक्की बात है ना? अच्छा, मूवमेंट पे अगर गौर करें ना तो मूवमेंट के लिए कोई रोल नहीं था। मींस दैट दोनों इंक्रीज भी हो रहे थे, दोनों डिक्रीज भी हो रहे थे, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज भी आपको मिल रहा था। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता था, लेकिन जहां पर आपको आधा सोचना पड़ेगा। किसी एक हेड का सोचो कि वो कैसा है, दूसरा उसका अपोजिट है। मींस दैट एक डेबिट होगा और दूसरा हमेशा क्रेडिट, दोनों डेबिट नहीं होने वाले और दोनों क्रेडिट भी नहीं। तो आपने किसी एक के बारे में सोचना है, एक की समझ आ गई ना, उसको लिखो कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, दूसरा उसका अपोजिट जाके। जैसा कि एसिड्स की मूवमेंट, इसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी होता है। ऑलराइट, एज कंपेयर टू सेल्स एंड परचेजेस, एज कंपेयर टू, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे यार, सेल्स पता नहीं ग्रुप ए में थी या बी में थी, सेल्स पता नहीं डेबिट हो रही थी या क्रेडिट हो रही थी। लेकिन आप लोग एसिड्स में नहीं होंगे कंफ्यूज, आप लायबिलिटीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने सिर्फ इन दोनों को याद रख लिया ना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि अगर फर्स्ट वन देखें, बॉस्ट मोटर व्हीकल फॉर कैश, तो दोनों ही एसिड्स हैं, लेकिन एक में इंक्रीज है दूसरे में, जिसमें इंक्रीज है वो अपनी नेचर के मुताबिक चलेगा। क्या? तो क्या करूं, ये जो मोटर व्हीकल है ये डेबिट हो जाएगी और कैश, बस इतना सा काम है। मोटर व्हीकल डेबिट साइड पे जाएगा और कैश क्रेडिट साइड पे जाएगा। डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर लिख सकते। ऑलराइट, डेटर को डीआर नहीं लिख सकते, डेबिट को डीआर लिख सकते हैं और क्रेडिट को सीआर। इन शॉर्ट ये एब्रिविएशन। बात क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब जैसे आया पेड, क्रेडिटर, नवाब शाह, ट्रेडर्स बाय कैश। अब देखो, एक लायबिलिटी है क्रेडिट और दूसरा एसेट्स है। अब देखिए, एसेट्स में मतलब कैश में इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज है। डिक्रीज है तो कौन सी साइड पे जाएगा? तो दूसरा, बस ना सोचना, ओके हो गया। और वैसे अगर देखो, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर होती है, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर क्या मुराद कि लायबिलिटी में इंक्रीज आए तो क्रेडिट साइड पर है, यहाँ पर इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज है तो कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन है। अच्छा, ये बिल्कुल सेम सेम है, लायबिलिटी है और साथ में एक एसिड है। एसिड में डिक्रीज है तो, और लायबिलिटी में डिक्रीज है तो। नेक्स्ट, सोल्ड मोटर व्हीकल फॉर कैश। अब कैश में इंक्रीज और मोटर व्हीकल भी एसिड जिसमें डिक्रीज, तो कैश डेबिट साइड पे जाएगा और मोटर व्हीकल अब क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। मजे का काम है ना, करके दिखाओ। अब जरा आगे खुद से जरा ढूंढो चीजें, कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। 5 मिनट है, जरा खुद से लगा लो। जी, द फिफ्थ वन। अब फिफ्थ वन में बताएं जो कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक का बैलेंस, शाबाश। नेक्स्ट वन, डेटर डिक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश डेबिट
और डेटर क्रेडिट। नेक्स्ट वन, एक्सपेंस में इंक्रीज, गुड। नेक्स्ट वन, बैंक डेबिट हो जाएगा और कैपिटल, गुड। नेक्स्ट वन, लोन क्रेडिट, गुड। सबको समझ आ रही है ना? ये क्लियर है फीमेल स्टूडेंट ब्लैक अबाय में? नेक्स्ट, कैश क्रेडिट, तो ये डेबिट हो गया। मशीनरी और पेएबल, जी। नेक्स्ट वन, कैपिटल और ये डेबिट हो गया। कैश और यहां से डेटर, लोन क्रेडिट, नहीं लोन डिक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। और बैंक, जी। ऑफिस मशीनरी और ये डेबिट हो गया, गुड। बैंक डेबिट, शाबाश। एंड ग्रॉस इनकम क्रेडिट, परचेजेस, परचेज रिटर्न क्रेडिट, और ये शाबाश। सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, कैश ड्राइंग, क्लियर? अच्छा, अब आप लोग सोल्यूशन देखें ना, तो डेबिट क्रेडिट उसने ऐसे ही किया जैसे हमने किया। अच्छा, उसका सेकंड और थर्ड कॉलम हमसे शायद मैच ना कर रहा हो, सेकंड और थर्ड कॉलम उसका हमसे मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसका फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम हमसे जरूर मैच कर रहे हैं, है ना? ऐसा आपने इस पे फोकस कर। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।